आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। 2022 का चुनावी रण जीतने के लिए सत्ताधारी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के सामने अपनी सीट बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी है। ऊपर से कुछ मिथक हैं जो सरकार के मंत्रियों विधायकों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। ऐसा ही एक मिथक शिक्षा मंत्री को लेकर है। राज्य गठन के बाद अंतरिम सरकार से लेकर अब तक हुए 4 चुनावों में किसी भी शिक्षा मंत्री ने चुनाव नहीं जीता। इस बार शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को इस परीक्षा से गुजरना है, लेकिन शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का दावा है कि वे इस बार मिथक तोड़ने जा रहे हैं। जय भारत टीवी से शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कई मुद्दों पर विस्तार से बात की है। आपको बातचीत दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए अरविंद पांडे का अब तक का राजनीतिक सफर। अरविंद पांडे बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। 1997 से 2002 तक वो उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे कम उम्र के नगर पालिका बाजपुर के अध्यक्ष रहे। 2002 में बाजपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते। 2007 में इसी सीट से दोबारा चुनाव जीते। 2012 में परिसीमन के चलते उन्होंने सीट छोड़ी और गदरपुर से चुनाव जीते। 2017 का पिछला चुनाव भी वो गदरपुर से जीते हैं। वो लगातार 4 बार से विधायक हैं। मौजूदा बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने विद्यालय शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी संभाली है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जहां उत्तराखंड बहुत पिछली पायदान पे होता था, आज 4थे स्थान पे है। हमने प्रत्येक विकास खंड में 2-2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय हमने स्थापित किए। आम जनता ने उत्तराखंड की विद्यालय शिक्षा पे विश्वास करना प्रारंभ किया है। जिस किताब से करोड़पति का बेटा पढ़ेगा, उसी से गरीब का बेटा पढ़ेगा। हमने NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया। हमने पहाड़ में अध्यापकों की तैनाती की, जिससे आम जनता का हम पे विश्वास जगा और आज पहाड़ में अध्यापकों के लिए आंदोलन समाप्त हो गया है। 500 बच्चों को, बालक बालिकाओं को हम 1500 और 2000 रुपये महीने की स्कॉलरशिप देंगे। इनमें जो बच्चे मेडल जीतेंगे उनको हम कम से कम 2000 ग्रेड पे की सरकारी नौकरी देंगे। हमने खेल महाकुंभ की स्थापना की है ताकि हम प्रतिभाओं को हंट कर सकें। हमने 100% DVD करने की कोशिश की है ताकि कोई दलाल आम जनता का पैसा ना खा पाए। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री, शिक्षा, खेल जैसे अहम महकमे को देख रहे हैं। लगभग कार्यकाल पूरा होने वाला है, सामने चुनाव खड़ा है 2022 का। क्या तैयारियां हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं, हम बातचीत करेंगे। सर, 5 साल का कार्यकाल शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री के तौर पर अब आप पूरा करना जा रहे हैं। क्या कितने आपका जो कार्यकाल रहा, कितने आप उससे खुश हैं? कौन से वादे थे जो पूरे हो पाए हैं और कौन अभी आप बाकी आगे भविष्य में देखते हैं कि जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगा और नया वर्ष, कैलेंडर वर्ष 2022 की पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि नया वर्ष प्रत्येक जनमानस के लिए, उत्तराखंड प्रदेश के लिए और देश के लिए, सबके लिए सुखद हो। मैं भगवान से शुभकामना मांगता हूँ। निश्चित ही विद्यालय शिक्षा में इस बहुत अच्छे महकमे को, बहुत अच्छे विभाग को लोगों ने ट्रांसफर, पोस्टिंग, अटैचमेंट का एक उद्योग विभाग बना रखा था। शिक्षा मंत्री बनने के पश्चात मैंने तय किया कि यह जो विभाग की छवि बनी हुई है, इस छवि को समाप्त करते हुए शिक्षा विभाग अच्छे कामों के लिए जाना जाए, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जाना जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहा है। और मैं भगवान का धन्यवाद दूंगा और इस ईश्वर के धन्यवाद के साथ साथ इस प्रदेश के शिक्षा विभाग के सभी शिक्षक भाई बहन, शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, मैं सबको इस बात की बधाई दूंगा कि जहां विद्यालय शिक्षा में कई तरह के धब्बे लगे थे, कई तरह की लीकेज थी, उन सबको समाप्त करते हुए आज जहां शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रदेश बहुत पीछे होता था, आज नीति आयोग ने भी हमारे काम पे ठप्पा लगा के यह साबित किया कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जहां उत्तराखंड बहुत पिछले पायदान पे होता था, आज 4थे स्थान पे है। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश के शिक्षक भाई बहनों को मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। साथ ही नए कामों के लिए आम जनता पहाड़ से नीचे प्लान करती थी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, हमने कोशिश की और कोशिश ही नहीं की, हमने धरातल पर उतारने का काम किया कि प्राइवेट स्कूलों जैसे CBSE बोर्ड की मान्यता लेके हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ा सकते।
उसी का प्रयास है कि आज पहाड़ से लेके मैदान तक हमने प्रत्येक विकास खंड में 2-2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय हमने स्थापित किए और CBSE बोर्ड से मान्यता दिलाई। इंग्लिश मीडियम से जो अध्यापक हैं उनको हमने उन विद्यालयों में तैनाती दी। और भाई साहब, सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैं प्रदेश की जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जहाँ सरकारी स्कूलों से आम जनता का विश्वास समाप्त हो चुका था, आम जनता का विश्वास इस सिस्टम पे पैदा हो, हमने इसके लिए कोशिश की और आम जनता ने हम पे विश्वास किया। जहाँ सरकारी स्कूलों पे प्रति वर्ष छात्र संख्या घटती आई, लेकिन यह ऐतिहासिक क्षण है कि इस साल विगत वर्षों की अपेक्षा 56,172 छात्र संख्या पहले की अपेक्षा बढ़ी है। यानी आम जनता ने उत्तराखंड की विद्यालय शिक्षा पे विश्वास करना प्रारंभ किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमने कोशिश की कि जिस किताब से करोड़पति का बेटा पढ़ेगा उसी से गरीब का बेटा पढ़ेगा, हमने NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया। अगर जो हमारे मन में कोई दुविधा होती, हम कोई सुविधाजनक राजनीति करते, तो हम कभी भी एक ही किताब से करोड़पति का और गरीब का बेटा पढ़ेगा, इस व्यवस्था को हम लागू कभी भी नहीं कर पाते। आज प्रदेश के अंदर पहले शिक्षकों के लिए आंदोलन होते थे। सरकारी स्कूलों में इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे होते थे, वहाँ हिंदी का अध्यापक होता था। कई जगह साइंस पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने वाले थे, वहाँ संस्कृत का अध्यापक होता था। एक विभिन्नता थी। हमने तय किया कि सभी जगह विषयवार अध्यापकों की तैनाती करेंगे और हमने लगभग 5,000 अतिथि शिक्षकों की, जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं होगी आयोग से, तब तक हम गेस्ट फैकल्टी को बहाल करेंगे। और पहाड़ में सब जगह विषयवार अध्यापकों की तैनाती कराई, जिसकी वजह से आज पहाड़ में शिक्षकों के लिए आंदोलन समाप्त हो गया है। एक विकास खंड में प्रदेश का मतलब उधम सिंह नगर जिला और हरिद्वार ये नहीं है। प्रदेश का मतलब पहाड़ी प्रदेश है, छोटा प्रदेश है। हमने पहाड़ के विकास के लिए तो प्रदेश बनाया, आम जनता के लिए लाभ के लिए, तो बच्चों को पढ़ने के लिए तो हमने एक छोटा प्रदेश बनाया। और जब पहाड़ में अध्यापक नहीं होंगे तो इस प्रदेश को बनाने का कोई औचित्य नहीं होता है। इसी नाते हमने एक विकास खंड में 200-200, 250-250 हमने पहाड़ में अध्यापकों की तैनाती की, जिससे आम जनता का हम पे विश्वास जगा और आज पहाड़ में अध्यापकों के लिए आंदोलन समाप्त हो गया है। ये शिक्षा विभाग में हमने काम किया। ट्रांसफर, पोस्टिंग, अटैचमेंट, ये धंधेबाजी हमने समाप्त किया। मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ खेलों में लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम होता था, हमारी कोशिश है, हमारी सरकार ने कोशिश किया कि जहाँ ये प्रदेश सैनिक प्रदेश है, देवभूमि है, ऐसे ही खेल प्रदेश के नाम से जाना जाए। हमने नई खेल नीति बनाई। इस खेल नीति में जब बच्चा कोई मेडल जीतता है तो उसके पीछे दुनिया घूमती है, लेकिन मेडल जीतने के लिए जब बच्चा पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो उस समय छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसको भटकना पड़ता है। उस समय उसकी कोई मदद नहीं करता है। यानी व्यक्ति जब संघर्ष करता है तो अकेला होता है, और जब उसको सफलता मिलती है तो दुनिया उसके पीछे खड़ी होती है। लेकिन वह बच्चा जब प्रशिक्षण लेता है उस समय कोई ना कोई उसका अभिभावक होना चाहिए। उस दायित्व को सरकार ने निभाया है और हमने नई खेल नीति में प्राविधान किया है कि 8 साल से लेके 14 साल की उम्र के बच्चे, उनका प्रत्येक जिले में हम बैटरी टेस्ट हम करवाएंगे, और जो उस टेस्ट को जितने बच्चे पास करेंगे, 8 साल से लेके 14 साल की उम्र के बच्चों में प्रत्येक जिले में 150 बालक और 150 बालिका, यानी 300 बच्चों का सिलेक्शन करेंगे हम 8 से 14 साल की एज। और उन बच्चों को प्रशिक्षण के दौरान हम 1500 रुपये महीने की स्कॉलरशिप देंगे, ताकि उन बच्चों को प्रशिक्षण के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसे ही 14 साल से लेकर 23 साल के बच्चों का इसमें भी हम टेस्ट कराएंगे, और प्रत्येक जिले में 100 बालक 100 बालिका 200 बच्चों का चयन करेंगे, और इनको हम 2000 रुपये महीने की स्कॉलरशिप देंगे। यानी प्रत्येक जिले के अंदर 500 बच्चों को, बालक बालिकाओं को हम 1500 और 2000 रुपये महीने की स्कॉलरशिप देंगे, ताकि उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और जब यही बच्चे प्रशिक्षित होकर जब नेशनल
यूनिवर्सिटी के गेम, पुलिस के गेम, इन छोड़ और मान्यता प्राप्त संघों की जो चैंपियनशिप होती है, इनमें जो बच्चे मेडल जीतेंगे उनको हम कम से कम 2000 ग्रेड पे की सरकारी नौकरी देंगे, ताकि बच्चों का खेल के प्रति रुझान बढ़े। ये हमने इन दिनों काम किया है। संस्कृति कोटा अब एक तरह से खेल के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए ये खुशखबरी आप दे रहे हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। ये कोटा नहीं भाई साहब, कोटा से कई गुना ऊपर है। ये हमने अधिसंख्यक पद पे हम इनकी नियुक्ति करेंगे। अगर जो मान लीजिए 20 बच्चे मेडल जीत के आते हैं, जो हमारी खेल नीति में प्राविधान है, तो हम 20 बच्चों को अधिसंख्यक पद पे हम उनको तैनाती देंगे 2000 ग्रेड पे। इंटर यूनिवर्सिटी के गेम हो, चाहे पुलिस के गेम हो, चाहे नेशनल गेम हो, इनमें, और जो एशियाड, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, इनमें जो लोग जीत के आएंगे मेडल, उनको हम 5400, 4600 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे इनको हम नौकरी देंगे। और भी कई आकर्षक हमने प्राइज मनी भी इसमें हमने तय किया, जो बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करेगी। और अगर कुछ हो ना हो, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। बच्चे जो मेडल जीतेंगे अच्छी बात हो, जो नहीं जीत पाए कम से कम पुलिस में चले जाएंगे, सेना में चले जाएंगे, देश के लिए मेडल जीतेंगे। तो इस वीर भूमि को, सैनिक भूमि को, देवभूमि को खेल भूमि भी बनाना है। इसी नाते हमने खेल नीति बनाई। सर, शिक्षा के लिए आप अभी बता रहे थे, तमाम जो लोगों में एक विश्वास जगाया है उत्तराखंड में शिक्षा की गुणवत्ता पर आपने काम किया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, इस समय चुनाव लड़ रही है। वो कहते हैं कि दिल्ली का एक मॉडल है, स्कूल मॉडल, उसको हम उत्तराखंड में लागू आएंगे, और बार बार वो वीडियो डालते हैं कि उत्तराखंड के स्कूलों का ऐसे बदहाली है। आप दिल्ली के स्कूल देखिए, हालांकि जो नीति आयोग के जो अभी इंडेक्स की रिपोर्ट आई है उसमें उत्तराखंड काफ़ी आगे। किसी की बुराई करके कोई व्यक्ति अपने दिल में ज़्यादा लंबे समय तक जगह नहीं बना सकता। यानी कि कागज़ की नाव पानी में ज़्यादा समय तक नहीं तैरती है, उसको गलना ही होता है। ऐसे ही आम आदमी पार्टी है। अगर जो हम भगवान में भी कमी निकालने चले ना भाई साहब, तो भगवान के अंदर भी 100 कमियां निकाल देंगे। तो हम तो एक सिस्टम को ठीक करने में लगे हुए हैं। और उत्तराखंड प्रदेश को बने हुआ आज 21 साल हो गया। इस 21 साल में आपको पता है कि शिक्षा विभाग हमेशा कटघरे में खड़ी रही है। उस व्यवस्था को ठीक करने का हमने काम किया है। लेकिन मैं कहूँ कि मैंने शिक्षा विभाग में सब कुछ ठीक कर दिया, जैसा दिल्ली के लोग बोलते हैं। दिल्ली वाले बोलते हैं कि हमने जी दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा का मॉडल कहीं है तो दिल्ली में ही है। अगर जो मैं दिल्ली में कमी निकालने चले जाऊँ तो भाई साहब मुझे क्या वहाँ टूटे हुए स्कूल नहीं मिलेंगे क्या मुझे वहाँ बदहाली वाले स्कूल नहीं मिलेंगे क्या? लेकिन अगर जब मैं तय करके जाऊँ कि मैंने उनकी कमी ही निकालनी है, तो भाई साहब 1000 कमी मिल जाएगी। उसी का हिस्सा है कि वो लोग भी यहाँ कहीं वोटों के लिए ना एक अपनी दृष्टि को दोहराने में लगे हुए हैं। तो वो हमारी कमियों को ढूंढ रहे हैं, और मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ कि इस बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक करने का हमने प्रयास किया है। हो सकता हमसे कहीं कमी छूट गई हो, लेकिन वह काम का हिस्सा है। क्या दिल्ली के जो ये लोगों में कमियां ढूंढने का ठेका जिन लोगों ने लिया हुआ है, क्या वो दावा कर सकते हैं कि हाँ दिल्ली में सब कुछ ठीक है, कोई कमी नहीं निकलेगी? मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ ना कि 21 साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था को हम ठीक करने का हमने प्रयास किया है। हो सकता हमसे कहीं किसी कारणवश कई बार कहीं बजट की दिक्कत हो सकती है, कई बार कुछ, कई भौगोलिक, दिल्ली की और उत्तराखंड की भाई साहब भौगोलिक परिस्थितियों में धरती आसमान का अंतर है। विषम परिस्थितियाँ हैं यहाँ, कब हमारे यहाँ बरसात आ जाए, कब दैवीय आपदा आ जाए, इन सबको समझना चाहिए। और मैंने एक ही बात आपसे कही है, हम नहीं बोल रहे हैं अगर दिल्ली बहुत अच्छा है तो उनकी जो अभी नीति आयोग की जो रैंकिंग की है, उसने समीक्षा किया है, एसडीजी का जो समीक्षा हुई है, उसमें दिल्ली तो ऊपर था। इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट आने के बाद वो डाउन क्यों हो गई? क्या मैंने डाउन करा दिया है या उत्तराखंड की जनता ने जाके डाउन करा दिया है? उनको दिल्ली अपनी ठीक करनी चाहिए ना। अरे दूसरों में कमी निकालने के बजाय अपने खुद गिराबान में झांको। हम तो बहुत पीछे थे भाई, हम तो मानना ना पीछे थे, लेकिन एसडीजी की जो सर्वे हुई है उसमें नीचे से हम 4थे नंबर पे पहुंचे हैं, और दिल्ली जहाँ ऊपर थी आज पता नहीं 8वें 9वें स्थान पे है, कोई गिनती नहीं उनकी। तो बोलो यार, मेरे दूसरे में कमी निकालने जा रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, तो मुझे लगता है कि समाज की व्यवस्थाएं ज़्यादा अच्छी होंगी बजाय दूसरों की कमी निकालने के। लगातार 5वीं बार अरविंद पांडे क्या विधानसभा जाने जा रहे हैं? गदरपुर का क्या हाल है सर? यहाँ की जनता मेरी भाग्य विधाता है, न्यायाधीश है, और मैं जनता के कटघरे में मैं न्याय मांगने के लिए जाऊंगा।
अगर यहाँ की देवतुल्य जनता को लगेगा कि निश्चित ही गदरपुर क्षेत्र की जनता का मैंने आभा मंडल बढ़ाया है, इनका सम्मान मैंने प्रदेश में अच्छे काम करके मैंने बढ़ाया है, तो निश्चित ही यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और मुझे 100% विश्वास है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि जो शिक्षा मंत्री बनता है वो चुनाव नहीं जीतता है। बिल्कुल, ये मिथक इसीलिए बनते हैं कि उसको अच्छे कामों से टूटना चाहिए। और मैंने अच्छा काम किया है और पारदर्शी तरीके से व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया है। मैंने डिपार्टमेंट के लीकेज को अगर जो बंद करने का काम किया है और मेरे क्षेत्र की जनता जानती है, निश्चित ही मुझे आशीर्वाद इनका मिलेगा। और 100% जो मिथक अब तक बना है ना, ये गदरपुर की जनता के नाम, ये सौभाग्य गदरपुर की जनता को मिलेगा, अरविंद पांडे को मिलेगा, ये मेरा दावा है। कुछ स्टेडियम सर खेलों के लिए यहाँ हमने देखा, कुछ मिनी स्टेडियम, आपने में खेल मंत्री आप थे, तो लोग कहते हैं कि गदरपुर को ज़्यादा प्यार मिला है मंत्री जी का। कितना काम हो पाया है? भाई साहब, जहाँ भी जिस खेल की वजह से जो क्षेत्र जाने जाते हैं, हमने उस क्षेत्र में उस खेल को बढ़ावा देने के लिए हमने अवस्थापनाओं का निर्माण किया है। नई खेल नीति हमने इसीलिए बनाई है, जब लागू किया ना नई खेल नीति, तो इसके पहले हमने अवस्थापनाओं पे भी ध्यान दिया है, हमने कोच पे भी व्यवस्था दी है, हमने खेल महाकुंभ की स्थापना की है ताकि हम प्रतिभाओं को हंट कर सकें। और हमने न्याय पंचायत लेवल से, विकास खंड लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्रतियोगिता कराते हुए हम स्टेट लेवल पे ले गए और खेल महाकुंभ के माध्यम से हमने हजारों प्रतिभाओं को हमने निखारने का काम किया है और अवस्थापना भी दी है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब कि जब से उत्तराखंड प्रदेश बना है, आज तक किसी खेल का भी ना राष्ट्रीय खेल आज तक नहीं हुआ है, किसी गेम का उत्तराखंड में। पहली बार सब जूनियर कबड्डी नेशनल चैंपियनशिप उत्तराखंड में चल रही है और वहाँ कबड्डी की चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप कराने के पहले हमने बहुत अच्छी वहाँ स्थापना बनाई है, स्टेडियम बनाया है, इंडोर स्टेडियम बनाया है, आउटडोर बनाया है, एक भव्य यहाँ इंटर कॉलेज बनाया है, जो आप देखेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। देश के कोने कोने से बच्चे आए हुए हैं और मेरी कोशिश है कि उत्तराखंड की अच्छी छवि लेके जाएंगे वो। और इसी नाते वहाँ मैच इस समय कबड्डी का नेशनल प्रतियोगिता चल रही है। सरकार बनेगी भाजपा की? कितनी सीटों से बनाने जाना? आप जिस पार्टी से पूछोगे वो सभी कहेंगे हमारी सरकार बन रही है, किसी भी दल से पूछ लो। लेकिन भाई साहब, मैं आपसे दावे से कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश की जनता ये जानती है कि कांग्रेस पार्टी का एक नेता बने थे प्रधानमंत्री और उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से गांव के विकास के लिए 100 रुपया भेजता हूं, लेकिन दिल्ली से गांव तक जाते जाते ना 85 रुपया रास्ते में ख़त्म हो जाता है, 15 ही पहुंच पाता है। तो इस उत्तराखंड प्रदेश की जनता ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी कि 85% हमारा हक दलाल खाएं। 100% पैसा उनके खाते में जाना चाहिए और जो इस समय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैंने स्वयं शिक्षा विभाग, खेल विभाग, संस्कृत विभाग, जितने डिपार्टमेंट मेरे पास हैं, पंचायत राज विभाग, हमने प्रत्येक विभाग में घोटाला ना हो, जनता का 100% जो हक है ना, ये जनता के खाते में जाना चाहिए। अधिकांश कामों पर जो जहां बजट का मामला है, हमने 100% डीबीटी करने की कोशिश की है ताकि कोई दलाल आम जनता का पैसा ना खा पाए। उस व्यवस्था को बदलने के लिए हमेशा एक पारदर्शी व्यवस्था रहनी चाहिए, इसलिए डबल इंजन की गवर्नमेंट बहुत प्रदेश में आवश्यक है। इस नाते उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सरकार में लाने जा रही है और निश्चित ही जो बीजेपी ने कहा है, हमारे नेतृत्व ने कहा है कि युवा नेतृत्व 60 पार, ये 100% होगा और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। चलिए, हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद भाई साहब। तो ये थे कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे। हमेशा अपने जोश और खरोश के लिए जाने जाते हैं। कहा कि 21 साल से प्रदेश में खेल सुधारों के लिए काम किया जाना था, शिक्षा सुधार के लिए काम किया जाना था, वो नहीं हो पाया। इन 5 सालों में किया है और ये हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के विद्यालयी शिक्षा में बहुत सारे बदलाव आए हैं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और उन्होंने एक बात और कही है कि गदरपुर की ही जनता है जिसको सौभाग्य मिलने वाला है। एक जो मिथक उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री कभी चुनाव नहीं जीतते, इस बार वो मिथक तोड़ेंगे और 60 पार भाजपा सरकार बनाने जा रही है। कैमरामैन नवजीवन भंडारी के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।